गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय हिंद सबको मेरे ओर से। ज्योति गुड मॉर्निंग, आकाश जय हिंद, नीतीश पाठक गुड मॉर्निंग, सुनील प्रणाम, मोहित नमस्ते, अंजनी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको 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 मैं अपने हृदय के गहराइयों से गुड मॉर्निंग बोलता हूं। बच्चों अब आइए हम लोग पठन पाठन को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कृषि का वाणिज्यीकरण। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और हमने केवल एक फ्रेम बताया था, इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे। आज पुनः हम उस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, बहुत बेसिक प्रश्न है कि कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है। कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है, यानी उसका आशय क्या है। दूसरा सवाल है किसके द्वारा किया गया, और तीसरा सवाल है कब किया गया। कब किया गया, ठीक है। चौथा सवाल है कृषि का वाणिज्यीकरण के पीछे साम्राज्यवादी सरकार की आर्थिक नीति क्या थी, यानी कि इसके पीछे कार्य करने वाली आर्थिक नीति। और इसके बाद अगला सवाल है इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद अगला सवाल होगा कि कृषि का वाणिज्यीकरण का प्रकार क्या है। पहले हम लोग इतने सवालों पर, इतने प्रश्नों पर हम लोग विचार कर लेते हैं और उसके पश्चात हम शेष बातों का यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आपसे सवाल है, आप सभी लोग बताएंगे कि जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, ध्यान से सुनिए मेरे प्रश्न को। जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, नंबर 1। जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषि का बाजारीकरण हुआ, नंबर 2। जब हम कहते हैं कि ब्रिटिश काल में कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, तो इसका तात्पर्य क्या है। चलिए आप बताइए। ठीक है, व्यापार के लिए उससे प्रमोट करना। ठीक है, ज्योति ने कहा कि बाजार के लिए करना, ठीक है। और
बाजुरा ने कहा कृषि को मार्केट के लिए बहुत बढ़िया बाजुरा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सामान्य उत्तर है, सरल है, बिल्कुल सुंदर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ज्योति ने आर्थिक एरिया में भूमिका, ठीक है, और कोई? इंद्रजीत, ठीक है, प्रियंका, ठीक है, ठीक है। नाउ लिसन मी, अब आप मेरी बात को सुनिए। इसे मैं मिटा देता हूं, बाद में हम लोग लिख लेंगे। देखिए, ये बाजार है, ये मार्केट है, और ये खेत है, ये खेत है या भूमि है। यहां पर किसान अनाज लगाता है, ये किसान हो गया। मान लीजिए किसान ए हो गया, और बाजार ये हो गया, और लैंड ये हो गया, लैंड ये हो गया। अब देखिए, कृषि का वाणिज्यीकरण, इसका सामान्य आशय है, ध्यान से, इसका सामान्य अर्थ है कि जब कोई किसान ए, अमन सुनो जरा, जब कोई किसान ए अपने खेत में खाद्यान्न फसलों के स्थान पर या खाद्यान्न फसलों के साथ ही साथ उन फसलों का भी उत्पादन करता है, उन फसलों का भी उत्पादन करता है जिनको बाजार में बेचकर वह कुछ धन अर्जित कर सके, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। एक बार फिर बोलते हैं ध्यान से, जब कोई किसान ए अपने जमीन में उन फसलों का उत्पादन करता है जिन्हें बाजार में बेचकर वह कुछ धन कमा सके, तो इस प्रक्रिया को कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई किसान खाद्यान्न फसलों के स्थान पर उन फसलों को प्रमोट करता है, उन फसलों को उत्पादन करता है जिन्हें बाजार में बेचकर वह धन कमा सके, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। संक्षेप में, बाजार उन्मुख फसलों का उत्पादन करना, इसको ही कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। ये इसका संक्षेप में परिभाषा हुआ। बाजार उन्मुख फसलों का खेती करना ही कृषि का वाणिज्यीकरण है। इज इट क्लियर? इसका एग्जाम्पल यही है, परिभाषा यही है, ठीक है। अब दूसरी बात, कब और किसके द्वारा किया गया, कब और किसके द्वारा किया गया? तो आइए सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे, और इसके बाद अगला सवाल को हम डिस्कस करेंगे, फिर लिखवाएंगे। एक बार डिस्कस, एक बार लिखवाना, दोनों साथ साथ चलता रहेगा। तो लिखिए, पहला हेडिंग डालिए, कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ। लिखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ, कृषि के वाणिज्यीकरण का अर्थ। लिखिए, जब कोई किसान
अपने खेतों में, जब कोई किसान अपने खेतों में खाद्यान्न फसलों के साथ ही साथ खाद्यान्न फसलों के साथ ही साथ उन फसलों का भी उत्पादन करता है, खाद्यान्न फसलों के साथ ही साथ उन फसलों का भी उत्पादन करता है, उन फसलों का भी उत्पादन करता है जिन्हें बाजार में बेचकर, जिन्हें बाजार में बेचकर कुछ धन अर्जित किया जा सके, कुछ धन अर्जित किया जा सके। तो इस प्रक्रिया को ही कृषि का वाणिज्यीकरण, तो इस प्रक्रिया को ही कृषि का वाणिज्यीकरण, व्यवसायीकरण अथवा बाजारीकरण कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही कृषि का वाणिज्यीकरण, व्यवसायीकरण अथवा बाजारीकरण कहा जाता है। फुल स्टॉप। संक्षेप में इसका आशय, संक्षेप में इसका अर्थ बाजार उन्मुख फसलों का उत्पादन करना है। संक्षेप में इसका आशय बाजार उन्मुख फसलों का उत्पादन करना, बाजार उन्मुख फसलों का उत्पादन करना है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, कब, यानी इसका टाइम किसके द्वारा, कृषि का वाणिज्यीकरण के पीछे सरकार का मुख्य नीति। 3 सवाल हो गए, लिखिए। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में सेकेंड हाफ में 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, ब्रैकेट में 1850 के बाद, 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 ठीक है।
किसके द्वारा? किसके द्वारा? लिखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, कृषि का वाणिज्यीकरण के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य, सरकार का मुख्य उद्देश्य। लिखिए, औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद की नीति। औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद की नीति। वित्तीय पूंजीवाद की नीति। औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद की नीति। एक डैश दीजिएगा, डैश डैश देना है। लिखिए, समझा देंगे इसको। लिखिए, इंग्लैंड में होने वाली, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति ने, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति ने, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कृषि एवं उद्योग, भारतीय कृषि एवं उद्योग को भी प्रभावित किया, को भी प्रभावित किया, को भी प्रभावित किया। जैसे कच्चे माल की आवश्यकता, जैसे कच्चे माल की आवश्यकता, जैसे कच्चे माल की आवश्यकता तथा अपने अतिरिक्त पूंजी का, तथा अपने अतिरिक्त पूंजी का, जैसे कच्चे माल की आवश्यकता, जैसे कच्चे माल की आवश्यकता तथा अपने अतिरिक्त पूंजी का, तथा अपने अतिरिक्त पूंजी का, अपने अतिरिक्त पूंजी का भारत में निवेश, भारत में निवेश, भारत में निवेश, भारत में निवेश, डैश दे करके, निवेश के बाद डैश, बागानी कृषि का विकास, बागानी कृषि का विकास, बागानी कृषि का विकास, बागानी कृषि का विकास। जैसे नील, जैसे नील,
चाय इत्यादि, नील चाय इत्यादि, नील चाय, कॉफी इत्यादि। ठीक है, राइट। अब बस 1 मिनट समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, उसके लिए कोई एक कारण नहीं था। अभी हम बताएंगे, उसके लिए कई कारण थे। उन कारणों में से एक सबसे बड़ा जो कारण था, वह था औद्योगिक क्रांति। मान लीजिए, आप देखिए, जरा बोर्ड देखिए, जरा बोर्ड देखिए, यह कृषि का वाणिज्यीकरण है। मान लीजिए इसके पीछे कई कारण हो गए, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, ये 5 कारण हो गए। इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण जो था, वह था औद्योगिक क्रांति। वह था औद्योगिक क्रांति। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने लगे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज स्थापित होने लगे इंग्लैंड में, तो इन कारखानों में मशीनों के द्वारा उत्पादन होता था, और एक मशीन भर दिन में सैकड़ों कपड़ा बना सकती थी, जिसका परिणाम यह हुआ, इंग्लैंड छोटा सा देश है, अब उसके पास कच्चा माल का अभाव हो गया। अब जब कच्चा माल का अभाव हो गया, तो 2 ही विकल्प है, या तो कारखाना को हम बंद कर दे कि कच्चा माल नहीं है, बंद कर दो, छोड़ो, और या तो हम कारखाना को बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम बाहर से माल लाएंगे। हम माल कहां से लाएंगे? बाहर से लाएंगे। हम बाहर से इन कारखानों के लिए कच्चा माल लाएंगे, और बाहर का मतलब उन देशों से जो हमारे गुलाम हैं, जो हमारे उपनिवेश हैं। तो अमेरिका तो हाथ से निकल गया, अमेरिका हाथ से निकल गया, अब बचा है भारत। तो क्यों नहीं हम भारत में, देखो, भारत में यह जमींदारी क्षेत्र हो गया, ये जमींदारी क्षेत्र हो गया, ये रैयतवाड़ी हो गया, और ये महलवाड़ी हो गया। ये हो गया रैयतवाड़ी और ये हो गया महलवाड़ी। ये 3 क्षेत्र हो गए हमारे पास। यहां पर जमींदारी लागू है, यहां पर रैयतवाड़ी है, यहां पर महलवाड़ी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों क्षेत्रों के किसानों से कहेंगे कि भाई, तुम लोग अब खाद्यान्न फसलों के साथ ही साथ तुम उन फसलों को लगाओ, ताकि बाजार में तुम बेच दो, और बेच करके तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तो तुमको भी लाभ हो जाएगा और हमको भी लाभ हो जाएगा। ये अलग बात है, किसानों को लाभ नहीं हुआ, लेकिन औद्योगिक क्रांति ने कच्चा माल के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला कि आप भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण के प्रक्रिया को आप प्रोत्साहित कीजिए। तो पहला तो हो गया क्या? औद्योगिक पूंजीवाद की नीति। कच्चा माल लेने का मतलब औद्योगिक पूंजीवाद की नीति हो गया, जिसमें कच्चा माल और बाजार 2 की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, आपसे कोई पूछे कि औद्योगिक पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है, तो आपका उत्तर होगा कि जो औद्योगिक पूंजीवाद होता है, औद्योगिक पूंजीवाद होता है
उसका विकास कैसे होता है? उसका विकास होता है औद्योगिक विकास से होता है। उसका विकास होता है औद्योगिक विकास से। यानी ये पूंजीवाद तब आएगा जब ये होगा, बिना इसके ये नहीं आएगा। अब इस पूंजीवाद में जो मेन उद्देश्य होता है, कच्चा माल लेना, कच्चा माल प्राप्त करना, और दूसरा अपने उत्पादों के लिए बाजार प्राप्त करना। दो उद्देश्य होता है। इसको कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद की नीति। और जहां तक वित्तीय पूंजीवाद की नीति है, वित्तीय पूंजीवाद की नीति जो है, इसका मतलब होता है, ध्यान रखना, कि जब कारखानों के मालिक औद्योगिक विकास के द्वारा अत्यधिक धन कमा लेते हैं, अत्यधिक धन का संचय कर लेते हैं, तो उस धन को निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि धन ही धन को जन्म देता है। यानी मुकेश अंबानी के पास आज उनके पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, तो कैसे हुई हैं? जब उनके पास पैसा होता है तो मुकेश अंबानी उस पैसा को किसी अन्य क्षेत्र में निवेश कर देते हैं और वहां से फिर पैसा आता है। यानी पैसा ही पैसा को बनाता है, पूंजी ही पूंजी का निर्माण करता है। तो इन लोगों ने क्या किया कि जब उद्योगों से इनको लाभ मिला, इनके पास पूंजी आ गया, तो इन्होंने क्या किया, उस पूंजी का निवेश किया। कहां पर? रेलवे में, कहां पर? बीमा कंपनियों में, कहां पर? बैंकिंग सर्विसेज में, कहां पर? जहाजरानी उद्योगों में, कहां पर? बागानी कृषि के विकास में। तो उसको हम कहते हैं वित्तीय पूंजीवाद। ध्यान दीजिएगा, जो भारत में ब्रिटिश सरकार ने चलाया था। ठीक है, तो ये आपका हुआ कि ब्रिटिश सरकार की इसके पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि कृषि का वाणिज्यीकरण के पीछे सरकार की मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। हेडिंग डालिए, कृषि का वाणिज्यीकरण का उद्देश्य। कृषि का वाणिज्यीकरण का उद्देश्य, इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा, लिखिए, इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में होने वाली औद्योगिक क्रांति, एक डैश लिखिए, डैश दे करके, ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल की आवश्यकता। ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल की आवश्यकता। ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चा माल की जरूरत या आवश्यकता। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए भारत में कपास की खेती को प्रोत्साहन देना। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए भारत में कपास की खेती को प्रोत्साहन देना।
कपास की खेती को प्रोत्साहन देना। दूसरा पॉइंट, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित होने वाली नगरीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित होने वाली नगरीकरण की प्रक्रिया, यहां डैश दीजिएगा, डैश लिखिए। इंग्लैंड में बढ़ती हुई नगरीकरण के लिए खाद्यान्न के स्तर पर अनाजों की मांग बढ़ने लगी। खाद्यान्न के स्तर पर अनाजों की मांग बढ़ने लगी, जो भारत से आ सकता था, जो भारत से निर्यात हो सकता था, जो भारत से निर्यात हो सकता था। समझिए बात को। देखिए, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो उस क्रांति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन शहरों की ओर होने लगा। भाई, शहर में जब कल कारखाने स्थापित होंगे तो लोग रोजगार पाने के लिए अपने गांवों से शहरों की ओर आएंगे, और जब शहर में आएंगे तो शहरी जनसंख्या बढ़ेगी। जब शहरी जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए खाद्यान्न कहां से आएगा? वे लोग भोजन कहां से करेंगे? जो आदमी हर दिन फैक्ट्री में नौकरी करता है वह तो खेती करेगा नहीं। भाई, खेती छोड़ करके फैक्ट्री में काम करने आया है, तो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भोजन की या खाद्यान्न की आवश्यकता कहां से पूरा होगी? इसलिए भी जरूरी था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान जो नगरीकरण हुआ उसके कारण भी इंग्लैंड में खाद्यान्न अर्थात अनाजों की मांग बढ़ गई, और उसका भरपाई भारत से अनाजों को निर्यात करके किया जा सकता था। यानी भारत से इंग्लैंड अनाज निर्यात होता था, जिसके कारण वहां के नगरीय जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता था या खाद्यान्न उपलब्ध हो पाता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा लिखिए, ब्रिटिश सरकार की अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ब्रिटिश सरकार की अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के
ब्रिटिश सरकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। जैसे मैं बोर्ड पर बनाता हूं, इसके बाद आप भी बनाइएगा। ये इंग्लैंड हो गया, और ये चाइना हो गया, और ये भारत हो गया, इंडिया हो गया। इंग्लैंड ने यहां से लिया अफीम, यहां से अफीम लिया, और इस अफीम को लेकर के बेच दिया कहां पर? चाइना में। यानी इंडिया से अफीम खरीदना और उस अफीम को चाइना में बेचना, इसको कह सकते हैं ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर है, यानी त्रिकोणीय व्यापार है। त्रिकोणीय व्यापार ये अपने आप में त्रिकोणीय व्यापार है। त्रिकोणीय व्यापार, इंडिया से अफीम प्राप्त करना और चाइना में बेचना। इसे बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए आप। इंडिया हो गया, इस इंग्लैंड हो गया, इंडिया अफीम, अफीम का निर्यात कहां पर? चाइना में। अर्थात त्रिकोणीय बाजार, अर्थात त्रिकोणीय व्यापारिक नीति। त्रिकोणीय व्यापारिक नीति, त्रिकोणीय व्यापारिक नीति, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। यानी जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, उसका 3 उद्देश्य आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। पहला, कच्चा माल, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही है। दूसरा, भारत से खाद्यान्नों का निर्यात, चूंकि इंग्लैंड में नगरीकरण हो रहा है। और तीसरा उद्देश्य कि अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आवश्यकता को पूरा करना, जैसे भारत में अफीम की खेती को प्रोत्साहन देना, भारत में अफीम की खेती को प्रोत्साहन देना। अब अगला पॉइंट हम लोग का होगा कि कृषि के वाणिज्यीकरण के पीछे, कृषि के वाणिज्यीकरण, लिखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, प्रोत्साहित करने वाले कारक, करने वाले कारक, प्रोत्साहित करने वाले कारक, प्रोत्साहित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला पॉइंट, संचार के साधनों का विकास। संचार के साधनों का विकास, संचार के साधनों का विकास, लिखिए, संचार के साधनों का विकास। यानी कि 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सड़क का, रेलवे का, टेलीग्राफ का, इन सब का विकास किया। और उसका परिणाम हुआ कि जो कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था, उसको इसके द्वारा एक अनुकूल आधार प्राप्त हुआ। आप लिख लीजिए, लिखिए, 19वीं सेंचुरी में डैश देकर के, 19वीं सेंचुरी में भारत में संचार के साधनों का विकास हुआ। संचार के साधनों का विकास हुआ। संचार के साधनों का विकास हुआ।
जैसे सड़क, रोड, रेलवे, टेलीग्राफ इत्यादि, जिसके कारण कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को, जिसके कारण कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया को अनुकूल आधार प्राप्त हुआ, अनुकूल आधार प्राप्त हुआ, अनुकूल आधार प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट, दूसरा, भूराजस्व, भूराजस्व की ऊंची दर, भूराजस्व की ऊंची दर, भूराजस्व की ऊंची दर, भूराजस्व की ऊंची दर। लिखिए, किसानों को अपने उत्पादन का अधिकतम अंश, अपने उत्पादन का अधिकतम अंश ब्रिटिश सरकार को लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। वो भी समय पर, वो भी समय पर, वो भी समय पर। जो खाद्यान्न फसलों से, जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से पूरा नहीं हो पाता था, जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से पूरा नहीं हो पाता था, जो खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से पूरा नहीं हो पाता था। इसलिए भी किसान, इसलिए भी किसान नगदी फसलों के ओर, इसलिए भी किसान नगदी फसलों के ओर जाने के लिए बाध्य हुआ, नगदी फसलों के ओर जाने के लिए बाध्य हुआ, नगदी फसलों की ओर जाने के लिए बाध्य हुआ, बाध्य हुआ। नेक्स्ट, साहूकारों के ऋण तथा उसके ऊपर, साहूकारों के ऋण तथा उसके ऊपर अधिकतम ब्याज तथा उसके ऊपर अधिकतम ब्याज को अदा करने के लिए, अधिकतम ब्याज को अदा करने के लिए, अधिकतम ब्याज को अदा करने के लिए, नहीं तो किसानों की भूमि, नहीं तो किसानों की भूमि
छीन जाने की भय बनी रहती थी। किसानों की भूमि छीन जाने की भय बनी रहती थी। किसानों की भूमि छीन जाने की भय बनी रहती थी, बनी रहती थी। ठीक है, यानी बच्चों, ये कृषि को वाणिज्यीकरण करने के पीछे ये सारा कारक है। बस ध्यान से 1 मिनट सुन लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि ब्रिटिश काल में कितने तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किए गए थे। अब देखिए, किसान व्यवस्था ये भूमि है और इस भूमि से इतना अधिक हाई लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था कि यदि किसान टाइम पर अपने रेवेन्यू को नहीं चुकाता है तो सूर्यास्त के सिद्धांत के तहत उसका जमीन नीलाम कर दी जाती थी या छीन ली जाती थी। तो किसान विवश था कि धान गेहूं की खेती करके हम पैसा कहां से लाएंगे, और जब हम पैसा नहीं लाएंगे तो हमारे पास भूमि कहां से बचेगी। यानी बेचारा किसान अपनी भूमि को बचाने के लिए वह धान गेहूं को छोड़ करके उन फसलों का उत्पादन करता था जिनको बाजार में बेच सके और कुछ पैसा ला सके, ताकि इस लैंड रेवेन्यू को हम दे सके। एक पॉइंट तो ये मैंने बताया। और दूसरा पॉइंट कि चूंकि सरकार की लैंड रेवेन्यू हाई थी तो किसान उसको चुका नहीं पाता था, तो जाता था साहूकार के पास और साहूकार से पैसा लेता था अपनी जमीन को गिरवी रख करके। ये जमीन रख दिया गिरवी और कहा कि भाई हमको 10,000 आप रुपए दीजिए ताकि सरकार को हमें लैंड रेवेन्यू देना है। साहूकार ने जमीन अपने पास रख ली और उसके बदले में 10,000 दे दिया। अब किसान के दिमाग में हमेशा यह भय रहता था कि यदि हम साहूकार के ऋण को और उसके ऊपर लगने वाले ब्याज को नहीं चुकाएंगे तो कल हमें इस जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो एक ओर सरकार और दूसरी ओर साहूकार, अब बीच में किसान फंसा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है कि कृषि का वाणिज्यीकरण का प्रकार क्या है। कृषि का वाणिज्यीकरण का प्रकार या कितने तरह से होता है, कितने तरह से होता है। पहला हो गया स्वेच्छा से, स्वेच्छापूर्वक। दूसरा हो गया संस्थागत, और तीसरा हो गया बाध्यकृत। बाध्यकृत यानी जो कृषि का वाणिज्यीकरण होता है वह सामान्य तौर पर 3 तरह का होता है। एक स्वेच्छापूर्वक, दूसरा संस्थागत और तीसरा बाध्यकृत। बस 1 मिनट में तीनों को समझ लीजिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आप सुन लीजिए और आप चाहेंगे तो साथ में लिख भी सकते हैं। सुन लीजिए। पहला है स्वेच्छापूर्वक, पहला है स्वेच्छापूर्वक। मान लो मुनमुन, मुनमुन लिसन मी,
मान लो मुनमुन, इनके पास ये खेत है। ये खेत पूरा कितना है? 10 बीघा है। ये 10 बीघा जमीन मुनमुन के पास है। 10 बीघा लैंड्स मुनमुन के पास है। मुनमुन ने क्या किया कि 6 बीघा में लगाया, 6 बीघा में लगाया खाद्यान्न फसल, धान गेहूं, और 4 बीघा में लगाया नगदी फसल, और 4 बीघा में लगाया नगदी फसल। तो इसको हम कहेंगे स्वैच्छिक। इसको क्या कहेंगे? स्वैच्छिक। क्योंकि मुनमुन ने बिना किसी कंपल्सन के, बिना किसी दबाव के, वह अपने अनुसार करता है। यानी वो चाहता है कि चलो भाई 10 बीघा जमीन है, 6 बीघा में हम धान गेहूं लगाएंगे, हमारा पूरा परिवार साल भर में खा लेगा। 4 बीघा में हम क्या करेंगे कि नगदी फसलों को लगाएंगे और बाजार में बेचेंगे, और जो पैसा आएगा उस पैसा से हम क्या करेंगे? ट्रैक्टर ले लेंगे, हार्वेस्टर ले लेंगे, और कुछ काम कर लेंगे हम। इसको कहते हैं स्वैच्छिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है संस्थागत। दूसरा पॉइंट है संस्थागत। इसका मतलब हुआ, संस्थागत का मतलब हुआ कि मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन है, और यहां पर हम कृषि करते हैं। लेकिन कृषि कैसे करते हैं? संस्थागत करते हैं। इसका मतलब हुआ उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक, उत्तम सिंचाई, कीटनाशक का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग, बाजार बेहतर हो, और बैंकिंग व्यवस्था हो, सरकार का संरक्षण हो। इन सभी का जब उपयोग हम उस कृषि में करते हैं तो उस कृषि को हम कहते हैं संस्थागत। जैसे भारत में हरित क्रांति हुआ था 1960 के दशक में। भारत में क्या हुआ था? हरित क्रांति हुआ था 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति हुआ था जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किसानों ने अपने पूंजी का निवेश किया, अच्छा बीज लाया, अच्छा उर्वरक लाया, सिंचाई बेहतर, बाजार बेहतर, वैज्ञानिक तरीका का निवेश, और जो पैसा लिया, उधार लिया, वह किसी लालची साहूकार से नहीं लिया, बैंक से लिया। और बैंक कभी किसानों का शोषण नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं संस्थागत। यानी जब हम कृषि को एक विशेष योजना के तहत वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथा पूंजी का निवेश करके हम कृषि के विकास को प्रोत्साहन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संस्थागत प्रक्रिया, जिसमें पूंजी का निवेश होता है, जिसमें वैज्ञानिक जो है तरीका है उसका निवेश होता है, किसानों का संरक्षण होता है। इसको कहते हैं संस्थागत। और तीसरा है बाध्यकृत। और तीसरा बाध्यकृत है। इसका मतलब कि जब किसान किसी परिस्थिति से बाध्य होकर के, किसी हालात से परेशान होकर के अपने आप को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए जब खाद्यान्न फसलों को छोड़ करके और नगदी फसलों का उत्पादन करता है,
तो इस प्रक्रिया को हम बाध्यकृत कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। और दुर्भाग्यवश ब्रिटिश काल में यही हुआ था, ब्रिटिश काल में यही हुआ, क्योंकि किसान स्वेच्छा से नहीं किया था, संस्थागत भी नहीं था, बल्कि यह था कंपेल्ड। कंपेल्ड, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं लैंड रेवेन्यू दोगे तो भूमि हम छीन लेंगे, और लोन नहीं दोगे, ब्याज नहीं दोगे तो यह साहूकार छीन लेगा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। ठीक है, तो आइए यहां से हम क्वेश्चन देते हैं, उसको करिएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। Write down. Do you agree that the commercialization of agriculture in British period was not a new process, was not a new thing, but a new process, was not a new thing। ठीक है ना? थिंग बट ए न्यू प्रोसेस। बहुत बढ़िया सवाल है। लिखिए, इसका हिंदी भी लिख लीजिए। देखिए, क्या आप सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं कि भारत में ब्रिटिश काल में होने वाली कृषि का वाणिज्यीकरण एक नई चीज नहीं थी? आप लिखिएगा, एक नई चीज अथवा एक नई चीज अथवा एक नवीन परिघटना नहीं थी। एक नवीन परिघटना नहीं थी। एक नवीन परिघटना नहीं थी। एक नवीन परिघटना नहीं थी, यह ज्यादा बेहतर होगा। भारत में ब्रिटिश काल में होने वाली कृषि का वाणिज्यीकरण एक नवीन परिघटना नहीं थी, यह ज्यादा बेहतर होगा, बल्कि एक नवीन प्रक्रिया थी। बल्कि एक नवीन प्रक्रिया थी। बल्कि एक नवीन प्रक्रिया थी। 150 शब्द, 150 शब्द, 150 शब्द। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस क्वेश्चन में 2 शब्द है और वहीं पर इसका उत्तर है। इन दिस क्वेश्चंस यू कैन गेट 2 वर्ड्स। 2 शब्द यहां पर आप पा सकते हैं और उन दोनों शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर है। एक शब्द है, एक नवीन चीज नहीं थी। एक नवीन चीज या नवीन परिघटना नहीं थी। और दूसरा है ए न्यू प्रोसेस। ए न्यू प्रोसेस। यही 2 शब्द का जो है आपको अर्थ बताना है। इसी में इसका उत्तर है कि हाउ इट वॉज नॉट ए न्यू इवेंट। इसका सवाल है
इसका उत्तर जो आप लिखेंगे, बस एक संकेत हम बता देते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में बताएंगे आप, सबसे पहले बताएंगे कि कृषि का वाणिज्यीकरण का अर्थ क्या है, इसका समय क्या है, और किसके द्वारा और कहां पर किया गया, इतना बताएंगे। ये आपका पहला पैरा में आ जाएगा। अब दूसरा पैरा में आप बताएंगे कि हाउ इट वॉज नॉट ए न्यू थिंग, और तीसरा हम बताएंगे, ठीक है, कि हाउ इट वॉज ए न्यू प्रोसेस, और चौथा आपका हो जाएगा निष्कर्ष हो जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए, हाउ इट वॉज नॉट ए न्यू थिंग, इसमें बताएंगे आप कि ब्रिटिश काल के पहले भी मुगलों के समय में कृषि का वाणिज्यीकरण होता था और हुआ था। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियां नहीं आती। भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियां नहीं आती। उस समय भी भारत में नील का, कपास का, जूट का, मसालों का, चीनी का उत्पादन होता था। तो ये कोई नया चीज नहीं है भारत के लिए कि आप आ गए तो हम कर दिए। यानी आपके आने के साथ यह प्रक्रिया भारत में शुरू नहीं हुआ, आपके पहले से यह प्रक्रिया भारत में था। हां, सर्टेनली इट वॉज ए न्यू प्रोसेस। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह परिघटना तो नया नहीं है, लेकिन प्रक्रिया नया है। समझिए दो शब्दों का जादू। यह परिघटना तो नया नहीं है भाई, परिघटना नया नहीं है, लेकिन प्रक्रिया तो नया है। प्रक्रिया तो नया है। कैसे? तब यहां पर पॉइंट में लिखेंगे। नंबर 1, आपके यहां क्रांति हुई तो आप कच्चा माल ले लिए, नंबर 1। अपने यहां के जनसंख्या को खिलाने के लिए अनाजों का निर्यात कर दिए, नंबर 2। रेलवे का विकास कर दिए, नंबर 3। और नहीं तो आपको पैसा देने के लिए किसान बेचारा ज्वार का, भट्टा का, मक्का का खेती छोड़ दिया और कपास बोने लगा, नील बोने लगा, नहीं तो खेत आप छीन लेते। और क्या? चौथा, ये बैठा है साहूकार। ये साहूकार भी जमीन रखा है, यदि हम इसके ब्याज को नहीं देंगे तो मेरा जमीन को छीन लेगा। लेकिन ये सब प्रक्रिया पहले नहीं था। मुगलों के समय में हमारे जो पूर्वज थे, जो कृषि का वाणिज्यीकरण किए, वो इसलिए नहीं किए थे, वो किए थे कि हम अपने उत्पादों को स्वेच्छा से बाजार में जाकर बेचेंगे, पैसा आएगा तो हमारा और विकास होगा। लेकिन यहां तो जो पैसा आ रहा है, एक और आप ले लेते हैं, एक और ये साहूकार ले लेता है, और मेरे पास कुछ बचता। सो इट वॉज सर्टेनली ए न्यू प्रोसेस, लेकिन ये घटना नया नहीं है, ये प्रक्रिया नया है। यही इस प्रश्न में लिखना है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए, भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में
ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए चयनित फसल तथा उत्पादन क्षेत्र भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए चयनित फसल तथा उसका उत्पादन क्षेत्र लिखिए। सबसे पहले चयनित फसल मसाले, नील, रबर, चाय, कॉफी, कपास, चीनी, तंबाकू, अफीम, सिल्क इत्यादि। मसाले, नील, रबर, चाय, कॉफी, कपास, चीनी, तंबाकू, अफीम, सिल्क, रेशम। राइट। यानी बच्चों ध्यान रखना, जो ब्रिटिश सरकार है वह अपने उद्देश्यों में और अपने कार्य पद्धति में इतना व्यावसायिक है कि उसके द्वारा केवल उन फसलों को ही चुना गया जो उनके हित में थे, यानी धान गेहूं को नहीं। जिन फसलों की उन्हें आवश्यकता थी उन फसलों को ही वे लोग क्या किए, प्रोत्साहित किए, जो उनके आर्थिक हितों से या जो उनके औद्योगिक हितों से जुड़े थे। उसी तरह क्षेत्र, भारत में सभी क्षेत्रों में कृषि का वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। उनके द्वारा देखा गया कि किस एरिया में कौन सा फसल बेहतर हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक मैप बनाइए पहले, इंडिया का मैप। एक मैप बनाइए। यहां लिखिए एग्रीकल्चरल जोन डेवलप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। यहां लिखिए भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा विकसित की जाने वाली कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चरल जोन डेवलप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है। अब देखिए, ये बंगाल हो गया। बंगाल में क्या क्या, कपास, बंगाल में रेशम, बंगाल में नील,
बंगाल में चीनी, पूरा हो गया। यहां आइए गुजरात, गुजरात है, गुजरात में तंबाकू, गुजरात में अफीम, ये मालाबार हो गया। यहां पर मसाले, ये महाराष्ट्र हो गया, यहां पर कपास, ठीक है। यानी एग्जाम में आपको ऐसे डिस्प्ले करना है ताकि एग्जामिनर खुश हो, उसको लगे कि बच्चा ने रटा नहीं है, बच्चा ने समझा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, एग्रीकल्चरल जोन डेवलप बाय ब्रिटिश इन इंडिया, और नीचे मैप बना करके इसे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, मतलब लोकेट कर देना है। हो गया? राइट, सभी बच्चे लिख लिए? डू फास्ट, ठीक है, ठीक है प्रियंका, नाइस, अच्छी बात है। अब अगला बिंदु होगा, अगला बिंदु होगा कि कृषि के वाणिज्यीकरण का सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, कृषि के वाणिज्यीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, राइट। अब लिखिए सबसे पहले सकारात्मक, सबसे पहले सकारात्मक लिखिए, नंबर 1, पहला पहला लिखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने, कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने, कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने, कृषि के वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया ने भारत में मुद्रा आधारित, भारत में मुद्रा आधारित, भारत में मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हुआ, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हुआ, तथा पूंजीवाद के विकास के लिए, तथा पूंजीवाद के विकास के लिए एक अनुकूल आधार दिया, तथा पूंजीवाद के विकास के लिए एक अनुकूल आधार दिया, तथा पूंजीवाद के विकास के लिए एक अनुकूल आधार दिया, एक अनुकूल आधार दिया। नंबर 2, नंबर 2, इसके द्वारा, इसके द्वारा भारत की सांस्कृतिक, इसके द्वारा भारत की सांस्कृतिक,
आर्थिक, सामाजिक, अलगाव की अवस्था, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अलगाव की अवस्था, अलगाव की अवस्था समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और भारत वैश्विक व्यवस्था से जुड़ गया, और भारत वैश्विक व्यवस्था से जुड़ गया, और भारत वैश्विक व्यवस्था से जुड़ गया, वैश्विक व्यवस्था से जुड़ गया। नंबर 3, इसके द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय, इसके द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय कृषि का विकास हुआ, एक राष्ट्रीय कृषि का विकास हुआ, एक राष्ट्रीय कृषि का विकास हुआ। नेक्स्ट, इसके द्वारा कुछ किसानों को लाभ भी प्राप्त हुआ, इसके द्वारा कुछ बड़े किसानों को लाभ भी प्राप्त हुआ, इसके द्वारा कुछ बड़े किसानों को लाभ भी प्राप्त हुआ, एक बड़े किसानों को लाभ भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया ने, अगला पॉइंट होगा, इस प्रक्रिया ने भारत में कुछ विशेष फसलों के उत्पादन को, कुछ विशेष फसलों के उत्पादन को न केवल प्रोत्साहन दिया, कुछ विशेष फसलों के उत्पादन को न केवल प्रोत्साहन दिया, न केवल प्रोत्साहन दिया, बल्कि उसके लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों का भी पहचान किया, बल्कि उसके लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को भी चिन्हित किया या पहचान किया। जैसे बंगाल, कपास, रेशम, नील, जैसे बंगाल में कपास, रेशम, नील इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है। हां, अगला पॉइंट, इस प्रक्रिया के द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराकर, इस प्रक्रिया के द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराकर, इस प्रक्रिया के तहत कच्चा माल उपलब्ध कराकर भारत में विकसित होने वाली आधुनिक उद्योगों के लिए भी, भारत में विकसित होने वाली आधुनिक उद्योगों के लिए भी एक अनुकूल आधार दिया गया, एक अनुकूल आधार दिया गया।
बच्चों इसका मतलब है कि सोचो, मान लीजिए कि आपके यहां कपास की खेती होती है, आपके यहां रेशम की खेती होती है, नील की खेती होती है। तो भाई जब आपके यहां भी आधुनिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो आपको भी बट नेचुरल है, आपको भी कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी और आपको भी कपड़ों के छपाई के लिए रंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो चूंकि भारत में यह शुरू हो गया, तो जब आपके यहां के उद्योग स्थापित होंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आइए नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू लिखिए। इस प्रक्रिया ने विशेष तौर पर सरकार, सौदागर, जमींदार, साहूकार, सरकार, सौदागर, जमींदार, साहूकार जैसे वर्गों को लाभ पहुंचाया। इससे किसानों को अपेक्षा के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अपेक्षा के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि यह स्वैच्छिक न होकर यह स्वैच्छिक न होकर सरकार को लगान, साहूकार को ऋण का ब्याज चुकाने के उद्देश्य से किया गया था। सरकार को लगान और साहूकारों को ऋण पर ब्याज चुकाने के दृष्टिकोण से किया गया था। नंबर टू लिखिए, इस प्रक्रिया ने अकालों की मारक क्षमता को बढ़ा दिया। अकालों की मारक क्षमता को बढ़ा दिया, क्योंकि गरीबों के आहार कहे जाने वाले फसल, डैश बाजरा, ज्वार की खेती छोड़ दिया गया।
कि खेती छोड़ दिया गया और नगदी फसलों का खेती और नगदी फसलों का खेती तो हुआ, नगदी फसलों का खेती या उत्पादन तो हुआ, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। लेकिन उसका लाभ नहीं मिला। दूसरे शब्दों में न तो नगदी फसलों से नगद आय प्राप्त हुआ, न तो नगदी फसलों से नगद आय प्राप्त हुआ, न तो नगदी फसलों से नए आय प्राप्त हुआ, और नहीं खाद्यान्न। नगदी फसलों से नया आय प्राप्त हुआ और नहीं खाद्यान्न। फुल स्टॉप। पैरा बदल दीजिए। पैरा बदलने के बाद समीक्षा लिखिए। समीक्षा, लास्ट पॉइंट होगा समीक्षा। समीक्षा, समीक्षा। लिखिए, लिखिए। यद्यपि कृषि का वाणिज्यीकरण एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। कृषि का वाणिज्यीकरण एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सूचक होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सूचक होता है और एक सकारात्मक प्रक्रिया है और एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो कृषि को उद्योग से जोड़ते हुए मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। लेकिन ब्रिटिश काल में यह प्रगतिशील न होकर कृषि तथा कृषक, लेकिन ब्रिटिश काल में यह प्रगतिशील न होकर कृषि तथा कृषक दोनों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। कृषि तथा कृषक दोनों के लिए ही विनाशकारी साबित हुआ। दोनों के लिए ही विनाशकारी साबित हुआ।
क्योंकि इसके मूल में हरित क्रांति नहीं था, क्योंकि इसके मूल में हरित क्रांति नहीं था, हरित क्रांति नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार की, साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक उद्देश्य, शोषणकारी आर्थिक उद्देश्य सक्रिय थे, शोषणकारी आर्थिक उद्देश्य सक्रिय थे। फुल स्टॉप। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखिए आप, ये जो मैं कथन लिखने जा रहा हूं, ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है सब्यसाची भट्टाचार्य। सब्यसाची भट्टाचार्य, ये जेएनयू के प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए हैं, बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं। सोचिए, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके थे इतिहास विभाग में, अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने क्या लिखा, लिखिए, कृषि की वाणिज्यीकरण लिखिए, कृषि की वाणिज्यीकरण के प्रक्रिया ने एक नवीन परंपरा को जन्म दे दिया, जिसमें बाजार के गणेश गांव की लक्ष्मी का भाग्य निर्धारण करने लगे।
बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रक्रिया ने एक नवीन परंपरा को जन्म दे दिया, जिसमें बाजार के गणेश गांव के लक्ष्मी का भाग्य निर्धारण करने लगे। बिल्कुल सही बोले आप नीतीश कुमार, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में दो बातें हैं। इस पूरे वाक्य में दो सबसे खास है। बिल्कुल, लक्ष्मी का मतलब गांव, जमीन, और बाजार मतलब जो बाजार में व्यापारी सामान बेचते हैं, यानी सौदागर यानी व्यापारी। समझिए बात को। अब देखिए, इसका मतलब इस प्रश्न में जो उत्तर का मांग है वह यह है कि ये बाजार हो गया और ये किसान हो गया, ये किसान हो गया, ये इसका जमीन हो गया, और इसमें मान लो उसने गन्ना की फसल लगाई है या नील की खेती किया है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर व्यापारी बैठा है, व्यापारी कहिए सौदागर कहिए, बैठा है। यह किसान क्या करता है कि अपना सामान को लेकर के यहां आता है बेचने के लिए। यह सामान बेचने आता है यहां पर और व्यापारी से कहता है कि भाई ये मेरा सामान है और हम चाहते हैं कि इसका कीमत जो है तुम हमें 5,000 दे दो। इसका कीमत जो है 5,000 रुपए है। व्यापारी कहता कि नहीं, अधिक से अधिक हम इसको दे सकते हैं 3,000। अधिक से अधिक इस सामान का कीमत हम 3,000 दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं दे सकते। किसान कहता है नहीं बेचेंगे, ठीक है हम जाते हैं, हम बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन जब किसान लौटता है तो उसके मन में दो बातें चलती है। पहला तो ये कि यार आज 15 तारीख है, 15/12 आज 2020 है, और आज ही के डेट में हमें दो काम करना है। आज ही के डेट में हमें सरकार को रेवेन्यू देना है, और जो महाजन से हमने पैसा लिया था उसका डेट भी आज ही है, और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, 3,000 हो रहा है। यदि हम सामान नहीं बेचते हैं तो 16 तारीख को मेरे खेत को वे लोग छीन लेंगे। अब किसान विवश होकर के वापस आता है और कहता है ठीक है भाई आप ले लीजिए। यानी गांव के लक्ष्मी का भाग्य बाजार के गणेश निर्धारित करने लगे। इसका मतलब साफ है बच्चों, मेरा इशारा किधर है कि यदि तुम्हारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेहतर होती, यदि तुम्हारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम तर्कसंगत होती, तो हमें विवश होकर के इस व्यापारी के सामने अपने सामान को फेंकने के लिए हम विवश नहीं होते। हम घर में रखते, हम 6 महीने के बाद बेचते। लेकिन जो तुमने सूर्यास्त का सिद्धांत बनाया है, उस सूर्यास्त के सिद्धांत ने मेरा नींद उड़ा दिया है। मैं रात में सो नहीं पाता हूं कि मेरा ये सामान कैसे बिकेगा ताकि हम सरकार को रेवेन्यू दे दें। यानी यदि सरकार की लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेहतर होती तो किसान परेशान नहीं होता। आप सोचो भाई, हम महाजन के पास क्यों जाएंगे? हम भी किसान के बच्चे हैं, महाजन के पास क्यों जाएंगे? यदि हम उस जमीन से हम उतना उत्पादन करते हैं कि खा भी लेते हैं और सामान बेच भी लेते हैं, तो हम भैया अपने जमीन को गिरवी क्यों रखेंगे? हम गिरवी रखते, इसका मतलब यह है कि हमारे साथ कुछ जो हो रहा है वो हमारे अनुकूल नहीं है। समझ गए? तो ये चीजें हैं, इसको लिखिएगा, ठीक है?
और एक बात और, आप में से कुछ बच्चों को हमने आंसर देखा है, मूल्यांकन किया है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं गलतियां हैं, उसको सुधार लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चों ने लिखा है कि कर्नवालिस का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, हमने प्रश्न दिया था कि वह साहसी, कर्नवालिस का भूराजस्व नीति साहसिक, व्यवहारिक, बुद्धिमानीपूर्ण या राजनीतिक थी, हमने प्रश्न दिया था। तो आप लोगों ने आंसर गलत नहीं लिखा है, थोड़ा सुधार करना है। सुधार यह है कि जब हम साहसिक कहेंगे, बाकी और सब सही है, जितने बच्चे आंसर लिखे हैं उसमें जो साहसिक शब्द है इसका व्याख्या बहुत सही नहीं, जो है वो ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको जोड़ दिया जाएगा तो वो और बेहतर हो जाए। यहां साहसी का मतलब है बच्चों कि ये जमीन है और ये जमींदार हो गया और ये जमींदार हो गया, और ये जमीन का मालिक कौन है? एक किसान है, ठीक है, और यहां जमींदार हो गया। साहसी का मतलब कि उसने इस पद्धति के द्वारा उस जमीन का मालिक एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो कभी भी उस जमीन का मालिक था ही नहीं। जमीन का मालिक किसान था, जमींदार का काम था कि राज्य के द्वारा केवल राज्य को सहायता करने के लिए उन क्षेत्रों से रेवेन्यू की वसूली करना और सरकार के पास जमा करना, उसके एवज में सरकार से कुछ पैसा ले लेना, कंसेशन। लेकिन अब क्या है कि जमींदार मालिक बन गया। तो शासक इसलिए है बच्चों क्योंकि संभव था, ध्यान दो, बस लास्ट सेंटेंस में बोलने जा रहा हूं, संभव था कि कर्नवालिस के इस कदम से नाखुश होकर के हिंदुस्तान के असंख्य किसान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते थे, क्योंकि उनके पुश्तैनी अधिकार को छीना गया है। इसलिए साहसिक था यह डिसीजन, साहसिक तो था क्योंकि आप किसी से जमीन छीन रहे हैं और उसको दे रहे हैं जो कभी उसका हकदार था ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इस कदम के खिलाफ हिंदुस्तान में असंतोष और फिर विद्रोह पैदा हो सकता था। यानी कर्नवालिस वॉज फुली कन्विंस्ड, वो पहले से जानता था कि होगा तो हम संभाल लेंगे, होगा विद्रोह तो हम देख लेंगे, एंड दैट इज व्हाई ही वाज डूइंग, और इसलिए वो कर रहा था। बस इसी बात को जोड़ना है। और उसके बाद शेष बहुत सुंदर आपने लिखा है, बहुत नाइस राइटिंग है, इसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेवा यहीं पर समाप्त होता है, और कल का जो हम लोग का विषय होगा वो विषय होगा, बता देते हैं आपको, अभी पढ़ के तैयार रहेंगे, ठीक है। कल का विषय होगा बी औद्योगिकरण, बी औद्योगिकरण या हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, उद्योगों का विनाश कल का विषय होगा, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं और हम लोग कल मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद।